स्वागत है आप सभी का सही सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखते हैं आज हम लोग अध्याय 2 उसने कहा था, लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो रचना है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। और आज हम लोग एक दो नहीं बल्कि 30 से अधिक ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स आपके विगत जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव का सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गाइड, पासपोर्ट या फिर जो क्वेश्चन बैंक है उससे आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन से आपके पास 12 सितंबर 1933 ईस्वी, 7 जुलाई 1922 ईस्वी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी या फिर 8 जुलाई 1883 ईस्वी। तो इनकी जीवनी इस बात का जिक्र है कि इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन से आपके पास गुलेर हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर डी जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पूछ रहा है जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जन्म का अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? कंफ्यूज करने वाली बात है। पंडित शिवनाथ, पंडित शिवराम, पंडित रामनाथ। रामनाथ की जगह रामनाथ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। सी वाला जो ऑप्शन है पंडित रामनाथ होगा और डी है पंडित शिवराज। ठीक है, तो ऑप्शंस बी आपका सही है, पंडित शिवराम। ये जो पन के बाद जो गोल सा आप देख रहे हैं इसे लाघव का चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों की समझ आपको होनी चाहिए। अगर चिन्हों के विषय में कोई डाउट है तो आप चिन्ह वाला, विराम चिन्ह वाला वीडियो देखकर इस डाउट को मिटा सकते हैं। ये भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस शती के प्रमुख साहित्यकार हैं? 19वीं शती के, 18वीं शती के, 20वीं या फिर 21वीं शती के? तो आपका ऑप्शन जो सी है सही है। 20वीं शती के जो है एक प्रमुख साहित्यकार हैं। कौन साहित्यकार थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है आपके पास पांचवा क्वेश्चन, गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था? जन्म स्थान नहीं, पिछले जो क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें पूछ रहा था जन्म स्थान और ये है मूल निवास। मूल निवास और जन्म स्थान अलग अलग हो सकता है। तो ऑप्शन से आपके पास पहला ए है जयपुर राजस्थान, बी है गुलेर हिमाचल प्रदेश, सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर डी है पटना बिहार। तो जयपुर राजस्थान उनका चूँकि क्या है जन्म स्थान है तो ये मूल निवास उनका नहीं है। इनका जन्म जो हुआ था गुलेर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। और गुलेर में ही जन्म होने के कारण इनके नाम में गुलेरी शब्द जुटा। गुलेर इनके गांव का नाम था, इसीलिए इनके नाम के बाद क्या जुटा? गुलेरी। जैसे बिहार में भी एक लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो बेनीपुर गांव है उनका, इसलिए उनके नाम के बाद क्या लगता है? बेनीपुरी। तो इनके भी गांव का नाम है गुलेर। चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं? किस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया? ऑप्शन ए है समालोचक, बी है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था, एक ए समालोचक और दूसरा काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। चलिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो इनकी जीवनी को आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि इन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी। ठीक है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, दोनों 1911 में प्रकाशित हैं और फिर उसने कहा था सन 1915 में प्रकाशित हुई। तो बुद्धू का कांटा किसकी रचना होगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी आपका सही है क्योंकि 3 ही कहानी इन्होंने लिखा था।
चलिए 8वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। चलिए इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, अभी थोड़ा देर पहले ही हम इस बात को बता दिए। इन्होंने अपने जीवन में कुल कितनी कहानियाँ लिखी, 3 कहानियाँ, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और क्या, उसने कहा था। चलिए आगे क्या है, 9वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी है, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर सभी। तो कहानी आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखिएगा, इसमें दिव्य प्रेम की चमक भी दिखाई देती है, युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम के ऊपर लहना सिंह बलिदान भी दे देता है। तो इस हिसाब से जो तीनों ऑप्शन है सही हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सही कौन सा होगा, डी होगा, सभी। जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप कहानी को बड़ी आसानी से समय देकर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो अब देखिएगा, कहानी में शुरू से लेकर अंत तक एक व्यक्ति जो है बार बार केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसके ऊपर कहानी पूरी आधारित है। तो कौन है वो, वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या बोधा सिंह। तो ऑप्शन बी सही है, लहना सिंह कहानी का केंद्रीय पात्र है, मुख्य पात्र है, और वही इस कहानी का क्या है, नायक भी है। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। कौन शहर है जिसका चित्रण इस कहानी में किया गया है, लुधियाना का, जयपुर का, अमृतसर का या पंजाब का। तो कहानी की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र है कि अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार में एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अमृतसर। नेक्स्ट है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मगरे, गुलेर, मांझे या फिर परसौली। तो याद कीजिए, मगरे में घर था लड़की का और गुलेर में गांव है किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो ऑप्शन सी और डी बचता है। तो याद कीजिए, बताया था इसने कि मेरा घर कहाँ है, मांझे में है, और मैं यहाँ कहाँ रहता हूँ, मामा के घर। दोनों अपने अपने मामा के घर रहते हैं, लड़का और लड़की दोनों कहाँ रहते हैं, मामा के घर, और लड़की कहाँ रहती है, मामा के घर अतर सिंह की बैठक में। चलिए 13वां क्वेश्चन है, जब पहली बार लड़की से मिला था तब लहना की उम्र क्या थी, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो याद कीजिए, 8 वर्ष उम्र किसकी थी, लड़की की थी, और इस लड़के अर्थात लहना सिंह की उम्र उस समय कितनी थी, 12 वर्ष। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, लहना सिंह किस पद पर था, जिस फौज में ये काम करता था उस फौज में किस पद पर था, सूबेदार के पद पर था, जमादार के पद पर था, मेजर था या फिर सभी था। तो याद कीजिए, सूबेदार तो हजारा सिंह थे, तो ये क्या था, जमादार था। चलिए नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था। विदूषक यानी जोकर, हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह या महासिंह। तो ज़्यादा मजाक कौन करता था, वजीरा सिंह। ऑप्शन सी आपका सही है, पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। नेक्स्ट है, बोधा सिंह किसका बेटा था, लहना सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का, कीरत सिंह का या फिर वजीरा सिंह का। तो ऑप्शन बी आपका सही है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन, बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट, लहना सिंह का नंबर क्या था, कितना नंबर था वो जवान। तो याद कीजिए, कहानी के अंत में था कि बेल्जियम के मैदानों में घावों से मरा हुआ सिख रेजिमेंट 77 राइफल्स का जवान लहना सिंह। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है, 77। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो जिस समय लहना सिंह मिला था सूबेदारनी से, उस समय सूबेदारनी ने इसका जिक्र किया था कि सरकार ने बहुत तरह के इनाम दिए हैं और लॉयलपुर में ज़मीन भी दी है, और सरकार के प्रति वफादारी का कर्ज अदा करने का ये क्या है, उचित अवसर है, तो युद्ध में भेजना ज़रूरी है। ऑप्शन सी आपका सही है, लॉयलपुर में सरकार ने ज़मीन दी थी। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, अंग्रेज़ों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। तो अंग्रेज़ों की तरफ से तो भारतीय लड़ ही रहे थे, फ्रांस के मैदान में तो लड़ाई हो नहीं रहा था, तुर्की बेल्जियम से के पास है नहीं। तो आपका ऑप्शन सही है, जर्मनी, डी। जर्मनी बेल्जियम के मैदानों में थे ये डटे हुए, और लड़ाई हो रहा था किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। और ये आधारित है किस कहानी जो है आधारित है किस पर, प्रथम विश्व युद्ध पर। ध्यान दीजिएगा इस पर, कहानी जो है किस पर आधारित है, प्रथम विश्व युद्ध पर।
चलिए, जर्मन लप्टन को किसने मारा? 20वां क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मारा? हजारा सिंह ने मारा। हजारा सिंह तो चले गए थे जर्मन लप्टन की बात को सुनकर, आगे मोर्चा संभाल लें। लहना सिंह है, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, तो वजीरा सिंह भी चले गए थे हजारा सिंह को बुलाने के लिए लहना के कहने पर, और बोधा सिंह तो बेचारा खुद उसका तबीयत खराब था, बिस्किट के टीनों पर पड़ा हुआ था। तो आराम से एकदम ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, लहना सिंह ने मारा था। हेनरी मार्टिन बंदूक से 2 फायरिंग करके सीधे खोपड़ी उड़ा दी थी, उसकी कपाल क्रिया कर दी थी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? थोड़ा देर पहले इसका हम जवाब दिए थे, लेकिन हम बताएंगे नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1913, 1915, 1914 या फिर 1916। तो याद कीजिए, हमने बताया था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन 1911, और उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? इसका भी आंसर आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में 3 ही कहानियाँ लिखी थी। कौन कौन कहानियाँ लिखी थी? सुखमय जीवन लिखा था, बुद्धू का कांटा लिखा था, उसने कहा था लिखा था। तो कौन सी कहानी नहीं लिखी? विप्थगा। विप्थगा जो है अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय के द्वारा रचित है विप्थगा। अगला है पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी, आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शंस है दिनकर, प्रेमचंद, गुलेरी जी, अज्ञेय। तो गुलेरी जी ने कहानी भले ही 3 ही लिखी थी, लेकिन इसके अलावा निबंध और अन्य जो साहित्यिक रचनाएं उन्होंने की थी। तो ऑप्शन आपका सही होगा गुलेरी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? याद कीजिए, 5 भागों में विभक्त है कहानी। ठीक है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है? तो इसमें चरित्रों की प्रधानता नहीं दिखाई गई है। ठीक है, जो भी है सब लोग अपने कर्म से बंधे हुए हैं, सब अपने फर्ज से बंधे हुए हैं, इसलिए कहानी क्या प्रधान है? कर्म प्रधान है यह कहानी। नेक्स्ट है, गुलेरी जी किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर आदिकाल? तो जो इनका काल है, कौन सा काल है? द्विवेदी युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। ऐसे द्विवेदी जो है ऐसे लिखाएगा, द्विवेदी, लेकिन चूंकि यहाँ कीबोर्ड से टाइप होता है तो टाइपिंग में जो है ये ऐसे नहीं लेता है, इस चलते ऐसा लिखा हुआ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉपी में अगर आप नोट कीजिएगा तो द्विवेदी ऐसे नोट कीजिएगा जैसे अभी आपको हम लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील का पत्थर मानी जाती है? मील का पत्थर यानी आगे जाने का जो रास्ता बताती है, उसी को मील का पत्थर कहते हैं। तो तिरिच कहानी है, रोज़ कहानी है, जूठन है या फिर उसने कहा था? तो कौन सी कहानी? उसने कहा था। चलिए, उसने कहा था कहानी पर किस फिल्म निर्देशक ने फिल्म बनाई है? तो उसने कहा था कहानी के ऊपर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है, विमल राय ने, दादा साहब फाल्के ने या फिर गुरुदत्त ने? तो ऑप्शन आपका जो बी है सही होगा। उसने कहा था नामक फिल्म है, विमल राय ने बनाई है। सुनील दत्त और नंदा इसमें प्रमुख कलाकार के रूप में है। यूट्यूब पर जाकर आप आराम से इस फिल्म को सर्च करके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है यूट्यूब पर। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन, रोज़, उसने कहा था या फिर जूठन? तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही है। उसने कहा था कहानी जो है हिंदी साहित्य की पहली श्रेष्ठ कहानी है। अगला क्वेश्चन है 30वां, संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? मनुष्य जीवन को, रात को, धन को या फिर चंद्रमा को? तो कहानी के अनुसार ये ऑप्शन आपका सी सही है। संस्कृत कवियों ने जो है चंद्रमा को क्या बताया है? छई बताया है। नेक्स्ट है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? उसके पात्र उसे महान बनाते हैं, घटना महान बनाती है, उद्देश्य महान बनाता है या फिर रचना शैली महान बनाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। किसी भी कहानी को लिखने का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से लिखी जाती है कहानी, वही उसको महान बनाता है कहानी को। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है?
कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। कीरत सिंह, अंतिम इच्छा थी उसकी भाई कि कीरत सिंह की गोद में मृत्यु हो, वजीरा सिंह, हजारा सिंह या फिर बोधा सिंह। तो याद कीजिए युद्ध के मैदान में ही था, हजारा सिंह उसको छोड़कर चले ही गए थे, बोधा सिंह भी गाड़ी में सवार हो ही गया था, तो उसके पास बचा था कौन, वजीरा सिंह। कीरत सिंह तो उसके भाई थे, घर पे थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है, वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 33वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शंस है 7 जुलाई 1883 ईस्वी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी, 7 जुलाई 1915 या फिर 12 सितंबर 1883 ईस्वी। तो ऑप्शन आपका डी सही है, 12 सितंबर। डी गलत बोल रहे हैं हम, डी जो है जन्म तिथि था ना 1883, तो इनकी मृत्यु हुई 12 सितंबर 1922 ईस्वी। कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं, वैसे ऑप्शंस जो पहले ही से ही गलत दिखाई दे रहे हैं उसको साइड कर लीजिए, मिस्टेक से बोला गया। आपका बी सही है, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और लगातार बने रहें चैनल पर। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जो भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बने रहें इसी तरह, मिलते हैं आगे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट जो हम लोग का अगला जो क्लास होगा उसमें अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से